हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे 9th चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आवर्धनता के बारे में। आवर्धनता का इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये जो मैग्निफिकेशन है, आप इससे भली भांति परिचित हो। क्योंकि आप सभी ने मैग्नीफाइंग ग्लास ज़रूर देखा होगा कि जब हम किसी छोटी चीज़ को देखने के लिए उस ग्लास का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, जूम हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। तो जो उस प्रतिबिंब या उस वस्तु के जो आकार में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आपके आवर्धनता कहलाता है। यानी कि जो आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और जो आपके बिंब या वस्तु की जो ऊंचाई होगी उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। और ग्लास के यानी कि दर्पण के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो इसको मैं एक आपके सामने एक डायग्राम बना के समझाता हूं कि ये कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं यहां पर। देखिए, अवतल दर्पण ले लिया मैंने, ये मैंने बनाया इसका ध्रुव। इससे कुछ दूरी पर आपकी क्या है, फोकस, और इससे कुछ दूरी पर आपकी क्या है, वक्रता केंद्र। अब क्या करना है, हमें एक प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सी से परे कोई एक वस्तु रख देते हैं। यहाँ पर ये रख दी मैंने कोई वस्तु। अब इस वस्तु से हम किरणें गुजारते हैं। ये किरणें गुजरी और ये कुछ इस प्रकार से गई। क्लियर? एक किरण और गुजारेंगे, वो कुछ इस प्रकार से। ये कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ रेखाएं कटेगी, यहाँ बनेगा। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी पॉइंट। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। क्लियर? अब देखिए कि मैंने जब आपको गोलीय दर्पण बताया था और उसकी चिन्ह परिपाटी बताई थी, तो उस चिन्ह परिपाटी में मैंने ये बताया था कि बिंब की ऊंचाई को हम प्रदर्शित करते हैं केवल h से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं h डैश से। क्लियर? अब एक चीज और कि जब हम वस्तु को फोकस से यानी कि ध्रुव से कितनी दूर रखते हैं तो उस दूरी को हम कहते हैं बिंब दूरी। बिंब दूरी कितनी होगी, इसमें u होगी। अगर अवतल दर्पण है तो माइनस, और उत्तल दर्पण है तो भी माइनस होगी बिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, इसमें माइनस वी। अगर अवतल है तो माइनस वी, अगर उत्तल है तो प्लस वी। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए कि ये जो ऊंचाई है h हो गई, और ये a डैश b डैश क्या हो गया, h डैश। अब हमें कहते हैं कि आपको आवर्धनता का सूत्र लिखना है। तो क्या लिखोगे, m इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हुए बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। और शॉर्ट में लिखना हो इसे तो ये क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है माइनस v अपॉन u। क्लियर? ये जो फॉर्मूला है ये आपके आवर्धनता के लिए दिया जाता है। आवर्धनता में कुछ चीज़ें और आती है, जैसे कि अगर आपके
इसके कुछ लॉ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आवर्धनता का मान अगर नेगेटिव आता है यानी ऋणात्मक आता है तो क्या होगा, इसमें कुछ केसेस बनते हैं। तो वो देखिए, अगर आवर्धनता का मान नेगेटिव है और v इज ग्रेटर देन u हो तो क्या होगा, आपके प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा बनता है। क्लियर। और आपके थोड़ा वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा, सॉरी क्या होगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। और वापिस अगर मान नेगेटिव आ रहा है लेकिन v इज इक्वल टू यू है, बनेगा तो वास्तविक वह उल्टा। और कैसा बनेगा, वस्तु के आकार के समान बनेगा, यानी कि दोनों का आकार क्या होगा, समान होगा। अगर मान फिर से नेगेटिव आता है लेकिन कंडीशन कुछ इस प्रकार है, क्या है, इस प्रकार है, तो आपकी जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक वह उल्टा तथा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर। अगर आपके कुछ इस तरीके से हो जाए, ये चीज पॉजिटिव हो जाए और v इज ग्रेटर देन u हो तो आपकी जो प्रतिबिंब है आभासी वह सीधा बनता है। क्लियर। और यहां पर जो होगा वो बनेगा आपके बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये तो था आपकी क्या, आवर्धनता। आवर्धनता की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है कि किसी प्रतिबिंब यानी दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात आवर्धनता कहलाता है, और दर्पण के इस गुण को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारे अपवर्तन के बारे में। ये अपवर्तन जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अपवर्तन नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश का क्या होता है, किसी दूसरे पृष्ठ के अंदर, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ के अंदर क्या होना, प्रवेश होना। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अब अपवर्तन को समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण बताता हूं, तो वो उदाहरण को आप बड़े ध्यान से सुनिए और आप उस उदाहरण को यानी उस एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हो, घर पे भी प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप सभी ने कांच का ग्लास तो देखा ही होगा। उस कांच के ग्लास के अंदर जब आप पानी डालते हो, क्या करते हो, पानी डालते हो, फिर उसके अंदर आपने क्या करा, एक स्पून यानी एक चम्मच उसके अंदर डुबोया। जब आप उस स्पून को ऐसे देखते हो तो वो स्पून आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। जिस प्रकार से ग्लास के अंदर वो रखा हुआ है ऐसे, तो वो ऐसे दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसको ऐसे ऊपर से देखते हो, कैसे ऊपर से देखते हो, तो जो चम्मच है, चम्मच का जो भाग पानी में डूबा हुआ है वो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपके लिए। जैसे मान लीजिए ये बीकर है, इसके अंदर हमने पानी भर रखा है। ये इसके अंदर क्या है, पानी है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक छड़ डालता हूँ। क्या करता हूँ, छड़ डालता हूँ मैं। ये मैंने कोई एक लोहे की या कोई कांच की छड़ मान लीजिए, ये छड़ मैंने इसके अंदर रख दी है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से देखूंगा, यानी कि इसको मैं ऐसे देखूंगा, अगर मान लो मेरी आंखें ऐसे यहाँ पर है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर है, तो मुझे ये छड़ कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। क्लियर।
अगर मैं इसको यहां से देखता हूं, जैसे यहां से, तो क्या होगा कि ये जो छड़ है वो मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से। तो क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ, तो क्या होता है कि प्रकाश की किरणों का क्या हो जाता है, विवर्तन हो जाता है, वो इधर उधर होने लग जाती है। क्या हो जाती है, इधर उधर। तो उनकी दिशा चेंज होने के कारण वो कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देती है, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ से क्या हो जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है। लेकिन ये जो अपवर्तन है ये आप डेली लाइफ में काफ़ी जगह देखते हो। अगर आपने कोई कॉइन अगर कांच ग्लास में डाल के देखा है तो देखना कि आप टेढ़ा करके देखोगे, ऐसे सीधा रखे देखोगे तो आपको कॉइन बिल्कुल नीचे ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप उसको ऊपर से देखते हो तो कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका जो कारण है वो आपके क्या है, ये अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन की परिभाषा क्या होती है, तो इस रिफ्रैक्शन की परिभाषा ये होती है कि जब प्रकाश क्या, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ अभिलंब ना हो, तो क्या होगा, प्रकाश आपके अपवर्तित होगा। क्या होगा, अपवर्तित होगा। तथा अब इस परिभाषा में देखिए कि यहाँ पर मैंने एक माध्यम लिया, दूसरा माध्यम लिया तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाला क्या लिया, एक पृष्ठ लिया। देखिए ये जो माध्यम था आपके बीकर के अंदर, ये तो था माध्यम एक। क्या था, माध्यम एक। और ये जो जल था आपका वो था माध्यम दो। क्या था, माध्यम एक और माध्यम दो। अब इन दोनों को पृथक करने वाला पृष्ठ कौन सा था, ये। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो आपके जब प्रकाश पृथक करने वाले पृष्ठ से टकराता है तो उसके विचरण हो जाता है, यानी कि वो अपनी किरणों को क्या कर देता है, बदल देता है, यानी कि उनकी किरणों का स्थान परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो दिशा है क्या होगी, अपवर्तित होगी तथा दिशाओं का जो है परिवर्तन हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, यानी जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्लियर। ये जो अपवर्तन है आप डेली लाइफ में इसको आप घर पे भी एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माध्यम एक और माध्यम दो क्या है। इसके अंदर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि माध्यम एक और माध्यम दो को स्पष्ट कीजिए जब आप अपवर्तन का प्रयोग करते हो। तो मैं बता दूं कि जो बेसिकली आपके ब्रह्मांड में यानी कि स्पेस में दो तरह के माध्यम होते हैं, एक तो होता है सघन और एक होता है विरल। सघन और विरल माध्यम। सघन का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो, आपके
थोड़ी भीड़ भाड़ हो, क्या हो, भीड़ भाड़ यानी घनत्व थोड़ा अधिक हो, क्या हो, घनत्व अधिक हो। इसके अंदर आप घनत्व न लेकर आप ऐसा लीजिए जिसके अंदर क्या हो, थोड़ी संपीड़ता ज्यादा हो, यानी कणों की संख्या ज्यादा हो। क्या हो, कणों की संख्या अधिक हो। विरल माध्यम वो होता है जिसमें कणों की संख्या कम हो। क्लियर। अब आप देखिए कि सघन माध्यम आपके कौन कौन सा हो सकते हैं। एक तो होता है आपके जल, कांच और आपके हीरा जो डायमंड होता है। ये 3 प्रकार के आपके मोस्टली लिए जाते हैं किसमें, आपके अपवर्तन में। विरल के अंदर आपके सबसे अच्छा है आपके वायु, इसके सिवा कोई विरल का उदाहरण नहीं है कि विरल माध्यम कौन सा और भी हो सकता है। तो आप देखिए कि जब आप किसी पृष्ठ पर, ये मान लीजिए आपकी किसकी सतह, कांच की सतह है, क्या होगा कि किरण यहाँ ऐसे आएगी, टकराएगी और ऐसे आई ऐसे और थोड़ी इधर ऐसे विचलित हो जाएगी। फिर ये कांच की दूसरी सतह है, फिर उसको बाहर जाना होगा तो वो ऐसे चली जाएगी। तो क्या होता है कि अपवर्तन में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो पृष्ठ पृथक करने वाला है दोनों माध्यम को, उनसे टकराने के पश्चात जो प्रकाश की दिशा है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। सघन और विरल माध्यम आपके ये दोनों माध्यम होते हैं। आप इन दोनों में से किसी को एक और दो दूसरा माध्यम ले सकते हो। तो एक प्रयोग के द्वारा मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए, उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि सघन से विरल या विरल से सघन में, देखिए आपको कुछ केस बताना जरूरी है। उन केस को आप बड़े ही ध्यान से देखिए। जब आपके प्रकाश की किरण, क्या, जब आपके प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल और सघन से आप कुछ इस प्रकार ले सकते हो, खुला माध्यम और एक थोड़ा बंद हो, या जहाँ ऐसे आप देख लीजिए। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि एक कमरा है, उसके अंदर आपको 100 बच्चे आपने भर रखे हैं, उसके अंदर अब आपको 101 बच्चा भरने की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि अपन उसको एज ए फिट कर देते हैं, कैसे कैसे एडजस्ट कर देते हैं। तो जो 101 बच्चा है वो ये सोचेगा कि मैं किस माध्यम में आ गया हूँ, सघन माध्यम में आ गया हूँ। किस में आ गया हूँ, सघन माध्यम में। इतना भीड़ भाड़ इलाका है कि आप वहाँ पे पैर भी नहीं रख सकते, फिर भी आपको वहाँ जाना गया है, मतलब आपको जाना पड़ा है। जैसे ही आप उसे उस कमरे से बाहर निकालोगे तो वो किस माध्यम में आ जाएगा, विरल माध्यम में आ जाएगा। किस माध्यम में आ जाएगा, विरल माध्यम में। ऐसा माध्यम जहाँ पर क्या हो, खुला हो, यानी कि खुली जगह हो। क्लियर। तो देखिए, जब प्रकाश आपके विरल से सघन में जाता है, क्या करता है, विरल से सघन में जाता है, यानी कि आपने उस स्टूडेंट को खुले जगह से लेकर उस 100 स्टूडेंट भरे हुए कमरे में लाना चाह रहे हो, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी आपके, जैसे कि उसमें मैंने बताया था परावर्तन में अभिलंब होता है, यहाँ पर भी आपके क्या होता है, अभिलंब होता है। तो क्या होगा कि जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की किरण जो है आपके अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब से पास आएगी, यानी कि क्या होगा, आपके अभिलंब के पास आती है किरण। क्या होती है, अभिलंब के पास आती है। तो उस 100 स्टूडेंट भरे हुए कमरे में क्या होगा कि आप हर एक स्टूडेंट के टच में रहोगे। क्या होगे, आप हर एक स्टूडेंट के उसमें टच में रहोगे। लेकिन जब आपके प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होगा कि अभिलंब से जो प्रकाश किरण है वो दूर हटती है। क्या होगी, आपके दूर हट जाएगी। और ये दूर हटने का कारण क्या है आपके, कि आपने उस स्टूडेंट को 100 स्टूडेंट भरे हुए कमरे में लाके डाल दिया। जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला तो वो क्या हो जाएगा,
कमरे से दूर हट जाएगा, इधर उधर होने लग जाएगा। तो वही कारण यहाँ पर भी होता है। तो देखिए मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने कि सघन से विरल और विरल से सघन का। ये जो है ये आपकी क्या है, कोई कांच का ग्लास है, सॉरी कांच का स्लेब है, यानी कांच की पट्टी का है आपकी, कोई क्या है, कांच की पट्टी का, जिस पे आप प्रयोग करते हो। क्या होगा कि इसके अंदर मैं एक अभिलंब बनाने जा रहा हूं डैश डैश करके। देखिए ये अभिलंब बनाया मैंने, ये किरण आके टकराई यहां पर। क्या होगा कि मैंने बताया था कि जब विरल माध्यम से, ये जो माध्यम है आपका, ये आपकी क्या है, वायु, और ये कांच का माध्यम है आपके, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। क्लियर? तो क्या होगा कि आपकी जो किरण आई है, इस किरण को कोई नाम दे देते हम, मान लीजिए ए बी नाम दे दिया अपन ने, क्या दे दिया, ए बी। ये जो ए बी किरण आई है इस अभिलंब से जैसे ही वो इस पृष्ठ से टकराएगी तो क्या होगा कि अभिलंब से वो पास में आ जाएगी। क्या होगा, अभिलंब के पास में आ जाएगी, कुछ इस तरीके से है। क्या होगा, अभिलंब के पास में आ जाएगी। जाना तो उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्या होगी, आपके अभिलंब के पास आ गई है, और इसको हम दे देते हैं सी डी। ये जो सी डी रेखा है वो क्या हो गई, आपके अभिलंब के पास आ गई। तो एक कंडीशन तो आपके प्रूफ हो गई कि जब विरल से सघन में प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है, आपके अभिलंब के पास आ जाता है। क्या होता है, अभिलंब के पास आता है। क्लियर? अब ये जो सीडी प्रकाश है इसी को आप क्या करो, आगे बढ़ाओ। जैसे आगे बढ़ा है, यहां पर भी क्या है, आपके एक अभिलंब है। तो क्या होगा कि ये जो है वो क्या करेगा, आपके अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये सीडी हो गया। अब आप इस यहां बाहर से नाम दे दीजिए ई एफ। क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। और इस घटना में क्या होता है कि आपके आपतित किरण और यानी कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों समांतर होती है। क्या होती है, दोनों समांतर होती है। अब देखिए कि जो कांच का माध्यम था वो तो क्या, सघन, और ये जो बाहर वायु का माध्यम है वो क्या था, विरल। तो अब सेकंड केस भी आपके क्या हुआ, प्रूफ हो गया यहाँ पर कि जब सघन से विरल में प्रवेश करता है प्रकाश तो क्या होता है, आपके अभिलंब से दूर हटता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या हो जाता है, संचरण करने के लिए जगह मिल जाती है। और ये जो डैश डैश प्रकाश आपके ये है, इसका जो ये विस्थापन है, इस विस्थापन अब हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन। ये विस्थापन होना नहीं चाहिए था लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके माध्यम है वो कौन सा आ जाता है, आपके सघन माध्यम आ जाता है। इस वजह से ये प्रकाश कुछ इस तरीके से बढ़ता है। तो ये जो थी घटना, ये किसकी थी, आपके अपवर्तन की घटना थी। ये जो अपवर्तन है आपके एग्जाम में इसका काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस अपवर्तन को समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपके सामने कि कौन कौन से उदाहरण इसके अंदर आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके लिए पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो सूर्य है आपका, वो क्या है, सूर्य। जो सूर्य है वो सूर्योदय व सूर्यास्त के समय
हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? यह सूर्यास्त के समय, मोस्टली ये सूर्यास्त का क्वेश्चन आता है। सूर्यास्त के समय सूर्य मूल स्थिति से ऊपर क्यों दिखता है? इसका कारण क्या है? आपके अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। इस घटना को देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे होता है ये क्या है? आपके पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और मान लीजिए कुछ दूरी पर आपकी जब सूर्यास्त हो रहा है, क्या हो रहा है? सूर्यास्त। तो ये आपका क्या है? सन। मैंने थोड़ा दूर बनाया इसलिए इसको छोटा लिया है, बाकी एक्चुअल में जो है सूरज आपके काफ़ी बड़ा होता है। अब देखिए कि जो पृथ्वी है उसके बाहर जो परत है, यानी कि जो वायुमंडल है, वो कुछ इस प्रकार से है, विद्यमान रहता है। क्या है? अभी ये जो वायु की जो ये वायुमंडल है, पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है, ये आपके कार्य करता है किसका? सघन माध्यम का। किसका काम करता है? सघन माध्यम का। और ये जो आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो माध्यम है, इसे हम कहेंगे विरल माध्यम, क्योंकि आपके अंतरिक्ष में कोई भी कण विद्यमान नहीं होता है। ये कौन सा है? आपके विरल माध्यम है। क्लियर? अब क्या होगा कि आपके जो सूर्य की किरणें हैं, मान लीजिए ये जो है, ये सूर्य की किरणें आपके क्या हो रही है? आ रही है। क्या हो रही? यहाँ पर गिरी। इस पर गिरने के पश्चात क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर एक अभिलंब बनाओ। क्या बनाओ? अभिलंब बनाओ। ये बनाया मैंने एक अभिलंब। तो क्या होगा कि अभिलंब से पास आ जाती है। क्या हो जाती है? जब विरल से सघन में जाती है तो क्या अभिलंब के पास में आती है, तो किरण क्या होगी? हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ऐसे ही तो हमें क्या लगेगा कि जो सूरज है उसकी पोजीशन क्या है? यहाँ है। क्या है? यहाँ पर है। तो प्रकाश गिरना तो यहीं पे ही है वैसे अल्टीमेटली, इस पॉइंट पर। और हमें कैसे दिखेगा सूरज? यहाँ दिखेगा। और ये जो है, इसी गैप को हम क्या क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन, पार्श्व विस्थापन। तो देखिए, इसी वजह से जो है सूर्यास्त के समय में सूर्य क्या थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। और ऐसा कैसा ही आपके कभी कभार आपके सूर्योदय के समय भी होता है, और एक्चुअल में होता ही है, क्योंकि सूर्योदय ऐसे होता है ना कि इस प्रकार से होता है। सूर्योदय तो एक ही जगह है, लेकिन प्रकाश जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हमें क्या दिखाई देता है? वो यहाँ दिखाई देता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए या हमें व्हाट्सअप कीजिए, जो आपके नंबर ऊपर शो हो रहे हैं। और अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी चाहते हैं तो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको बस हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। तो धन्यवाद।